बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। आप सबको मार्का हक बहुत बहुत मुबारक हो। आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने खिताब करते हुए जो पाकिस्तान की ताकत है, पाकिस्तान के इरादे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उसके ऊपर गुफ्तगू की। न फ़कत ये बल्कि उसके साथ उन्होंने एक पैगाम भी दिया, दुश्मनों के हवाले से एक पैगाम भारत को भी दिया, और इसके साथ ईरान और अमेरिका के बारे में भी उन्होंने एक बयान दिया, अपनी तकरीर के अंदर एक मैसेज पास ऑन किया। बात असल में यह है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जो की फैक्टर था, एक तो वो नज़रिया है जिसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, न्यू मार्क्सिस्ट। पाकिस्तान के सुपर स्ट्रक्चर में ला इलाहा इल्लल्लाह जो है उसने कलीदी किरदार अदा किया। एक पूरे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबके थे, चाहे वो सियासतदान थे, चाहे हमारे अस्करी फोर्सेस थे, एकेडेमिया, फॉरेन ऑफिस, मीडिया पर्सनस, उनको एक लड़ी में उसने परो दिया। दूसरा जो फैक्टर है वो पाकिस्तान की ट्रेनिंग है आर्म फोर्सेस की, और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि सब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज पावर का जो रियल टेस्ट है वो वॉर के अंदर हमें नज़र आता है। लेकिन इस मार्का हक के बाद जो पाकिस्तान के ऊपर सियासी, माशी और अस्करी असरात हैं, उसको हम बगौर उसका भी जायज़ा लेंगे, और साथ में देखेंगे कि जो हर मीडिया चैनल पे ये डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान का जो कदो काट इससे बुलंद हुआ है, और यही वजह है कि पाकिस्तान मीडिएशन करवाता नज़र आ रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान में। ये कोई पहली मरतबा इस तरह का किरदार पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने अदा नहीं किया। 1970 की दहाई में चाइना और अमेरिका को करीब लाना, 12 दिनों की जंग में दोबारा अमेरिका और ईरान को के दरमियान में ब्रिज करना, और फिर माजी करीब के अंदर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में रेप्रोचमा का आगाज़ भी पाकिस्तान ने किया था। इससे पहले कि हम अपनी रिपोर्ट के ऊपर जाएं, मैं चाहता हूँ कि आप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का जो पैगाम है दुश्मनों के बारे में, वो क्या पैगाम है, आप सुनिए। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। न फ़कत ये बल्कि दहशत गर्दी के हवाले से बात करते हुए उन्होंने इंडिया के ऊपर भी एक बात की और उन्हें एक मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया, ये भी सुनिए। रवायती जंग के महाज पर हजीमत उठाने के बाद हिंदुस्तान ने अपनी फरसूदा रियासती दहशतगर्दी और इसकी सरपरस्ती की हिकमत अमली को बतदरीज तक़वियत दी है। वो जान चुका है कि पाकिस्तान को रवायती मैदान जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है, चुनाचे उसने एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा लिया। ये दहशतगर्दी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जारी है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मुराकज़ और अमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। आपने स्टेटमेंट सुनी। न फ़कत ये कि भारत को उन्होंने पैगाम दिया, लेकिन उसके साथ अफगानिस्तान को भी दिया कि जो फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज है इसको बंद करें, नहीं तो इसका खमियाजा अफगानिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा, और भारत तो बाय द वे भुगत ही रहा है। इस पर हमने एक मुख्तसर सी बड़ी जामे रिपोर्ट तैयार की, आइए पहले वो भी देखते हैं ताकि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जा सके। भारत पाकिस्तान ताल्लुकात और अमेरिका ईरान मुआहदे के इम्कानात। हालिया इलाकाई कशीदगी के बावजूद भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में महदूद सफारती पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक 2025 के सरहदी बहरान के बाद दोनों ममालिक मुकम्मल जंग से गुरेज की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, क्योंकि एटमी ताकत होने की वजह से किसी बड़े तसादुम के नताइज खतरनाक हो सकते हैं। बाज तजियाकारों का कहना है कि तिजारत, बैक चैनल, सफारतकारी और खित्ते में मुआशी ताउन मुस्तकबिल में ताल्लुकात बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ताहम कश्मीर, सरहदी सलामती और दहशतगर्दी जैसे मसाइल बदस्तूर बड़ी रुकावट हैं। दूसरी जानिब अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे के हवाले से आलमी सतह पर खासी तवज्जो पाई जाती है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जंगबंदी और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक अबूरी फ्रेमवर्क के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। इतलात हैं कि मुजव्वज़ा मुआहदे में ईरान की यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने, अमरीका की जानिब से कुछ पाबंदियां नरम करने और आपना हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने जैसे नुकात शामिल हो सकते हैं। अगरचे दोनों ममालिक मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन बाहमी अदम एतमाद, अमरीकी पाबंदियां और ईरानी इनकलाबी गार्ड्स का सख्त मौक़िफ़ मुआहदे की राह में रुकावट बने हुए हैं। हालिया अस्करी झड़पों और तेल की आलमी मंडी पर असरात ने भी सूरत हाल को मजीद पचीदा बना दिया है। ताहम आलमी ताकतें, खसूसन यूरोपीय ममालिक और खलीजी रियासतें इस बहरान के सफारती हल की हिमायत कर रही हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान
ताल्लुकात में महदूद बेहतरी और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में जुज़वी पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं, मगर पायदार अमन के लिए सियासी एतमाद, मुस्तकिल सफारतकारी और इलाकाई ताउन नागुज़ीर होगा। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने सफारतकारी को जारी और सारी रखा हुआ है ताकि अमन का क़याम किया जा सके खित्ते में, बिकॉज इसके असरात न फ़कत खित्ते बल्कि खित्ते से बाहर ग्लोबल इकानमी पे भी नज़र आ रहे हैं। और फ्रेंकली स्पीकिंग अगर ईरान कमज़ोर होता है तो इनफैक्ट हमारा एक और बॉर्डर डीस्टेबलाइज भी होता है। इसके अलावा पूरी दुनिया जो है इसके असरात से पाक नहीं है। यही वजह है कि चाइना हो, रशिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, उन सब की एक ही डिमांड है कि इस बातचीत के ज़रिए से इस मसले का हल निकालना चाहिए। और कहा यह जा रहा है, खुशखबरी ये है कि एक आध हफ्ते के बाद इस्लामाबाद में एक और बैठक होने जा रही है और उसमें एक सफ़े का मुआहदा तय पा जाएगा, जबकि टेक्निकल इशूज़ के बारे में ये भी खबर आ रही है कि दोनों की टेक्निकल टीम्स इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि बंद दरवाज़ों के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ कैमरा के सामने लाई जाए। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगी दानिया अरसाई माहिर आलम उमूर है, और इसके साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगी एम्बेसडर रिटायर्ड नाइला चौहान साहिबा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड समरे सालिक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले बात हो रही थी कि दो मौज़ूआत के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, एक तो मार्का हक, उसमें कामयाबियाँ और आने वाले चैलेंजेस, और दूसरा हमारा मामला है ईरान और अमेरिका के दरमियान में जो पीस डील है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस हवाले से ईरान और अमेरिका के ऊपर बात करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपनी स्पीच में एक इशारा दिया और जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया अमेरिका का और ईरान का कि उन्होंने एतमाद का इजहार किया। उन्होंने क्या फरमाया, सुनिए। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान की क़यादत बिलखुसूस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया, और हम अपनी भरपूर और मुखलिसाना काविशों के ज़रिए इस एतमाद पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखे हुए हैं। आपने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को सुना। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे कोच डॉक्टर कमर चीमा साहब, स्टूडियो में मौजूद हैं एम्बेसडर रिटायर्ड नाइला चौहान साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड समरे सालिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, नॉन दिफाई तजियाकार हैं, और अमेरिका से जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दानिया ने हमें ज्वाइन किया जो कि मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। आप सारे हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर कमर चीमा साहब, मार्का हक पाकिस्तान की कामयाबी और आने वाले चैलेंजेस क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आज बड़ा क्लियरली मार्का हक पे जब फील्ड मार्शल ने तकरीर की तो एक तो बता दिया इंडिया को बड़ी क्लैरिटी से कि अगली दफ़ा अगर ये गलती करेंगे तो इस एग्रेशन का जवाब हम जो रिटेलिएशन हम करेंगे वो बहुत सख्त होने जा रही है। दूसरा, पाकिस्तान जो है वो जारी बात है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के अंदर ये एक नई अप्रोच है जारी बात है अडॉप्ट करेगा। और मेरा ख्याल है एक और चीज़ की क्लैरिटी हो गई है कि अब पाकिस्तान विल गो डीप इनसाइड इंडिया। अब जिस तरह चीज़ें माजी में चल रही थी वो नहीं चल रही, और ये जो इंडिया के दिमाग में था कि हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर बैठे हैं, पाकिस्तान घर में यूनाइटेड नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गलत साबित हुई हैं। दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब कि ये समझते थे कि हम कन्वेंशनल मिलिट्री के अंदर जो है कैपेबिलिटीज़ हमारी इतनी कमज़ोर हैं और हम इसमें बहुत पीछे हैं, हमने ये मिथ भी उनकी तोड़ दी है। तो मुझे लगता है कि ये जो इनकी सो कॉल्ड एक इन्होंने अपने दिमागों में ख्वाबों में एक अपनी डोमिनेंस रीजनल डोमिनेंस का ख्वाब सोच के बैठे हुए थे, ये बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। और डॉक्टर साहब उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आज इंडिया के अंदर इंडियन लीडरशिप से सवाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा, उनसे सवाल किए जा रहे हैं कितने जहाज गिरे, पाकिस्तान दुनिया में मेन स्ट्रीम है, पाकिस्तान रीजनली जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है, इंडिया कहाँ खड़ा है। तो जब सवाल इंटरनली होने शुरू हो जाएं और क्वेश्चन मार्क लग जाएं तो इट मींस कि पाकिस्तान इज डूइंग अ गुड जॉब। तो मैं समझता हूं और ये पैगाम भी दे दिया गया है, और मेरा ख्याल है कि उनको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज क्या है। हम नए प्लेटफॉर्म्स भी ले रहे हैं, वो भले हमारी एयरफोर्स हो, हमारी नेवी हो, हमारी आर्मी हो। मॉडर्नाइजेशन का सिलसिला बिल्कुल जारी, आपने सही फरमाया। मेजर जनरल रिटायर्ड समरे सालिक साहब, ये बताइएगा कि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब भारत इनडायरेक्ट तरीके से आ रहा है, वो अफगानिस्तान के थ्रू आता है, दहशतगर्दी करवाता है, उसके साथ इजराइल के साथ भी $8.6 बिलियन की उनके डिफेंस डील हुई है, जिसमें हारोप ड्रोन के अलावा बाकी ड्रोन्स जिसकी ज्वाइंट प्रोडक्शन भी होगी। कहा जाता है कि हारोप ड्रोन तकरीबन 35,000 फुट की बुलंदी पे उड़ता है, 700 किलोग्राम का वेपन भी साथ लेके जा सकता है, 48 घंटे बगैर किसी फ्यूल के वो दुश्मन के सरहदों में जा सकता है।
تو وہاں پہ ماڈرنائزیشن اور ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، تو کیا یہ چیلنج ہے اور اس کے علاوہ کیا چیلنج دیکھتے ہیں آپ؟ آج آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں، جب ہم نے انڈیا کو کنونشنل ڈومین میں چیک پیٹ کیا اور مئی 25 کے بعد جو اسٹریٹجک بیلنس ہے وہ پاکستان کی فیور میں ٹلٹ ہوا، تو اس کے بعد ہم انڈیا سے یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے چپ کر کے بیٹھ جائے گا. ایک بڑا ملک ہے، اس کی ایمبیشن بہت زیادہ ہے، تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی تو اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھے گا. ایک طرف اگر کنونشنل ڈومین میں کہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کچھ عرصے کے لیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ فار ایور، بٹ جب تک وہ اپنے سسٹم کی جو کمیاں ہیں، جو انیڈیکویسیز جو ایمرج ہوئی ہیں مئی 25 میں، جب تک ان کو ایڈریس نہیں کر لیتا، اپنے سیف گارڈز نہیں لے لیتا، تو شاید وہ کنونشنل ڈومین میں کوئی وینچر نہ کرے، بیکاز ورنہ اس کا جو ویکنیسز ہیں وہ اور زیادہ ایکسینچویٹ ہوں گی. لیکن جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ جب ہم نے اسے ڈیفیٹ کر دیا کنونشنل ڈومین میں، تو وہ ان کنونشنل ڈومین کو اپ سکیل کرے گا، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیررزم جو ہے. اور دس از انفارچونیٹ کہ وائل ہم انڈیا کے ساتھ نبرد آزمات تھے، کنکرنٹلی ہمارے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوئے اور ایک کشیدگی شروع ہو گئی، جس نے افغانستان میں تو آلریڈی چونکہ انڈیا ڈیفیکٹو پریزنٹ تھا جب ایز لانگ ایز یو ایس واز ہیئر، لیکن یو ایس کے نکلنے کے بعد ایک پروبیبلٹی تھی کہ افغانستان جو ہے وہ گریویٹیٹ کرے گا ٹورڈز پاکستان. لیکن کنورسلی افغانستان نے گریویٹیٹ کیا ٹورڈز انڈیا، اور افغانستان اور انڈیا نے مل کے پاکستان کو ان کنونشنل ڈومین میں ٹیررزم کی شکل میں ہرٹ کرنا شروع کیا. وہ بھی جب ہم نے ایک جو اسٹرائکس کی افغانستان میں، تو اس سے ڈیفینیٹلی اس میں ایک کمی آئی ہے ایکٹس آف ٹیررزم میں، لیکن ابھی بھی جاری ہیں. باقی جو آپ نے ڈرونز وغیرہ کی بات کی، ڈیفینیٹلی انڈیا اور اسرائیل، جن کو میں انگلوریس آئز کہتا ہوں، یہ آپس میں کلوڈ کر رہے ہیں. بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ انڈیا نے اپنا پورا ویٹ اسرائیل کے خلاف ڈالا، کے حق میں ڈالا. پچھلی جنگ، یہ جو جنگ چل رہی ہے ایران اور اسرائیل کی اور امریکہ کی، اور میرے نزدیک وہ غلط موو کر گیا ہے، بیکاز اس نے جتنی انویسٹمنٹ مڈل ایسٹ میں کی تھی وہ اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے دوگلے پن کی وجہ سے، اور یہ جو اس نے رانگ اسیسمنٹ کر کے اسرائیل کے طرف اپنا ویٹ ڈالا، اس کی وجہ سے وہ مڈل ایسٹ سے ڈی سیٹ ہو گیا. اس کو وہ ابھی اس کو اسپیس اس کی نہیں رہی جو پہلے تھی. یو اے ای ڈیفینیٹلی، چونکہ وہ ابھی ایمرج ہو رہا ہے ایز این الائی آف اسرائیل، تو یو اے ای، اسرائیل اور انڈیا، یہ ڈیفینیٹلی ایک نئی الائنس ایمرج ہوگی. لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کوئی اس سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے ان کے ڈرونز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا جو اسرائیل سے لے رہے ہیں، ہر چیز کا ایک توڑ ہے. سو مچ سو کہ ہم نے S-400 جو دنیا کا ون آف بیسٹ ایئر ڈیفینس سسٹمز ہیں، اس کا ہم نے جب توڑ نکال لیا، تو ڈرونز ذرا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. نہ ہی ہم نے اس سے خائف ہونا ہے، نہ ہی اس سے ہم نے خائف ہونا ہے. آپ نے بجا فرمایا. امبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ، مجھے کیونکہ ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں اس سے پہلے کہ وقفے پہ جائیں، سفارتی لحاظ سے چونکہ ملٹری ڈومین میں تو ہم نے کامیابی حاصل کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اثرات سفارتی میدان میں بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور فردر اس کے ڈیویڈنڈس ہمیں کیا ملیں گے؟ دیکھیے، ڈپلومسی کو ہمیشہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس کہتے ہیں، پھر آتا ہے ڈیفینس. تو ملٹری تو تھا، بٹ دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس واز یور ڈپلومسی، اینڈ اٹ واز اے ویری سکسیزفل ڈپلومسی. اور بیسٹ پارٹ اباؤٹ دس بنیان المسرور واز کہ دیر واز اے سنکرونائزیشن بٹوین یور سول لیڈرشپ، یور ملٹری لیڈرشپ اینڈ یور فارن آفس. And this was the time, 2025 میں پاکستان had the presidency of the UN Security Council as well. Yes, very important. So, very important. اس میں آپ کو جو یہ ہوا، جب حملہ ہوا، یہ this was an imposed war. You were not the aggressor. You responded to them, but you did not aggress yourself. تو immediately UN Security Council میں emergency meeting بلائی گئی، اور ساری دنیا کو پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ آپ کے وہاں پہ جو مندوب ہیں پرماننٹ، انہوں نے واضح کر دیا. پھر ادھر آپ کے فارن سیکرٹری، آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے ڈپلومیٹک کور جو اسلام آباد میں، ان کو بلا کے اپنا نیریٹو بیان کیا. ISPR نے ساتھ جو ہے پریس کانفرنس کی، ایئر فورس نے ساتھ ہی اپنی پریس کانفرنس کر کے
एक एक नुक्ता बताया ताकि इंडिया उस पर डिनाई करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो, लेकिन फिर भी क्योंकि बीजेपी का एक एजेंडा है, वो तो सिंदूर लगाने आए थे, तो वो उनकी अपनी मांग भरी गई। तो अब वो क्या करते, अपने मीडिया को क्या बताते? तो इंडिया वाज कॉर्नर्ड बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से हुआ है। यहाँ पे नाज़रीन मुझे ब्रेक लेनी पड़ती है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर दानिया से पूछेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक ट्वीट की, उन्होंने कहा विद इन 3 डेज कोई एक सीज़ फायर डील हो सकती है अमेरिका और ईरान के दरमियान में। तो उनसे पूछेंगे कि उसके चांसेस क्या है, क्या डेवलपमेंट है, पल्स क्या चल रही है वाशिंगटन डीसी पे। लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले आपने सुना कि मार्का हक में क्या कामयाबी हैं, सफारती क्या, अस्करी क्या, और ऊपर से बयानिया क्या चल रहा है और भारत की क्या क्या नाकामी हुई। इस सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे कि मुमकिन तौर पर डील होने जा रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान में। उस हवाले से हमें ज्वाइन किया है वाशिंगटन डीसी से दानिया अरसाई, माहिर आलम उमूर हैं, मिडल ईस्ट की एक्सपर्ट हैं, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। Dania, thank you very much for your time for our show. Yeah, thank you so much for having me today. Thank you. Dania, President Trump has tweeted that I am pleased to announce that there will be a 3-day ceasefire further. So how do you see this development? Especially President Trump is very optimistic regarding deal between United States of America and Iran before going to China. Yes, so I think the naval blockade that the United States has put on the Strait of Hormuz has been a very successful policy tool to undermine the Iranian economy and bring Iran to the table to the negotiations, and particularly to create a compromise. I think Iran was willing and open to do a compromise on their nuclear programs, on their nuclear activities, which was very clear right now with them being able to reach and very close to a deal. I think the fact that the economy of Iran is draining and is undermining, and they need the Strait of Hormuz, they need the war to stop, they need to open and to resume the activity of the Strait of Hormuz. That was the key that the administration used to bring Iran to the table. And I think that's really a good news here to talk about it. I think the current administration is trying to reach a better deal than the GCOP1 that was under Obama administration. I think that they're trying to get a better deal, and particularly that deal will be about freezing the Iranian nuclear enrichment program. I think in the previous GCOP1, it was like 20 years. I think in the current one, we're looking for like maybe 20 or 30 years. Dr. Qamar Chima, would you like to ask question from Dr. Dania? Yes, so I just want to ask her that what is the mood in United States about President Trump's visit to China, and the things in Middle East have not concluded yet. So do you think that the administration is under pressure for starting for this war, but it couldn't conclude it before reaching China? Thank you so much for that question. I think the general mood in the United States, and I cannot speak for everybody, but again, based on what I hear from here, is in general, from an economic standpoint, the war with Iran has impacted the price of the gas, of the oil, has definitely impacted the overall price and inflations. And so that has definitely created some sort of anger or frustrations toward this war and what we even get into that war from one perspective, from one side. On the other side, we have some Americans who still believe and agree the importance of that war, and we needed to do that war no matter what are the costs. I do want to be clear here that the war with Iran and it will, to be very honest with you, leave certain impact on the upcoming election in the fall. And I think that's something the administration is very much aware of because of the economy and how the economy is doing. I think it's also important to discuss that the United States entered the war with Iran thinking that that war will end within a few days or maybe 1 or 2 weeks. And the miscalculation that it took longer than we expected. And it was costly, right? It's costly economically, politically, and security-wise. Also, the United States has enough
to a certain extent tension. Our relationship with the Gulf countries is not the same as before the war. The Gulf countries are in a war situation that they never chose to be part of it, so that also has impacted our relationship. And I think the visit of the President Trump to China is because the United States is trying to continue to expand the allies relationship with so many countries that once upon a time used to be friend of Iran, right? China is a very close ally to Iran, but China did not stop or protect Iran with the current war. And I think what the current administration is trying to do, they're trying to squander or limit or push Iran to the corner, but saying all your allies, all your friends, all the people who used to support you are now meeting with me and supporting me and getting the support, trying to push for isolation for Iran in the international world, which is exactly what's happening. Iran is being isolated. I don't see one country calling on Iran or protecting or stepping for Iran. For this is exactly what the current administration is trying to do with the president's visit to China, is isolating Iran in the corner, including from its very close allies. Okay, Dania, stay with us. एम्बेसडर नाइला चौहान साहबा, आपने डॉक्टर दानिया की बात सुनी। यहाँ पे अब्बास इराक़ची साहब ने एक ट्वीट किया जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि जब भी डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की बात होती है तो हम पे हमला हो जाता है, जब भी ऑप्शन टेबल पे आते हैं तो हमारे एतमाद को तोड़ दिया जाता है। तो ये जो प्रेशर टैक्टिस है, इसके ऊपर ईरान कभी भी इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करेगा, क्या कहती हैं आप? वो तो दुरुस्त है कि ईरान प्रेशर टैक्टिक्स को नहीं एक्सेप्ट करेगा, लेकिन मेरे नाकिस राय में ट्रंप साहब एक तीर से बहुत से शिकार कर रहे हैं। एक तो वो ईरान की नाकाबंदी कर रहे हैं जो ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, क्योंकि अभी भी ईरान के जो हैं बहरी जहाज़ वहाँ से गुज़र रहे हैं और जो उनके दोस्त ममालिक हैं उनके भी जहाज़ गुज़र रहे हैं। सो ईरान ने वैसे भी हुर्मुज़ को ब्लॉक नहीं किया था, ये अमेरिका ने ब्लॉक किया है। और इस वक्त उसका ब्लॉकेड अगर आप देखें बिगर पिक्चर में, तो अपने विज़िट से पहले ये करने का मतलब है दे आर ट्राइंग टू सॉफ्टन द चाइनीज़ टू बी एबल टू नेगोशिएट trade at his terms. So I think this is a strategy Mr. Trump is also using here before his visit to China, and the Chinese are very clear about it. So the Chinese also know how to deal with it. उन्होंने वैसे भी ईरान के साथ मिलके अपने जहाज़, आपको याद होगा वो 200 जो था उसको गुजारा, और वो अपना सिलसिला लैंड से भी कर रहे हैं। सो ये एक बड़ी पेचीदा खेल है। इट्स नॉट अ वेरी सिंपल सिचुएशन, देयर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है। जनरल साहब, ये मसूद पज़ेश्कियान जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, द पॉलिसी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज़ टू एक्सपांड फ्रेंडली रिलेशंस बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट। द पॉलिसी ऑफ colonialism and exploitation will have no place in the future world. Just as tolerance is deeply rooted in the culture of our people, the struggle against oppression shines in the history of this land. This identity will continue for the exertion of the Iran's name. ये तो कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच है उसके मुताबिक तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को शो किया और मेजर वेरिएबल करार दिया है, जिसके मुताबिक वो समझते हैं कि ईरान किसी भी प्रेशर टैक्टिक्स को तस्लीम नहीं करेगा और बराबरी की सतह पे अगर मुआहिदा होगा तो वो काबिल कबूल होगा। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, मेरी राय में तो जब भी डिफाइंस की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ईरान वाहिद वो मुल्क होगा जिसका नाम टॉप पे होगा। जिस तरह के वसाइल ईरान के पास थे, उन्होंने अपनी खुददारी के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए एक स्टांस लिया और एक सुपर पावर से उन्होंने टक्कर ले ली। सुपर पावर जो है वो पिछले 47 ईयर्स से कोशिश कर रही है कि उसको सबड्यू करे ईरान को। वहाँ पे एम्बार्गोज लगे, वहाँ पे सैक्शंस लगी, वहाँ पे असैसिनेशंस हुई, वहाँ पे पेनिट्रेशन हुई ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की, बट ईरान विथस्टूड द ग्राउंड। उन्होंने ना सिर्फ एंटिसिपेट किया बल्कि अपनी तैयारी की, पूरी तैयारी की कि जब कभी ये बैटल होगी तो उसका वो सही उसका जो है मुकाबला कर सकें। मेरे नज़दीक कॉलोनियलिज्म तो काफ़ी देर से रिवर्स गियर पे है, अभी भी उसके इफेक्ट्स दुनिया में नज़र आते हैं। इंपीरियलिज्म, अब ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो कि जिन्होंने दुनिया को हॉस्टेज बनाया हुआ है, और मेरा ख्याल है कि ईरान का ये जो स्टांस है कि बराबरी के ऊपर होगा,
اور وہ کسی قسم کے اس طرح کے جو پریشرز ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی جو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ ایران جیت رہا ہے, تو یہ جو ایران کی جیت ہوگی دس ول سرو دا پرپز آف اوور آل کمپلیٹ ورلڈ. اور اگر میں ریجن کی بات کروں تو بھی ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا نے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے کہ پاکستان کو ہم 3 ڈائریکشن سے پریس کریں گے. تو ایران کی جو سکسیس ہے وہ ہمیں بھی فیسیلیٹیٹ کرے گی ایز فار ایز سیکورٹی از کنسرن. ہمارا ایک جو تھرڈ فرنٹ ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جنرل صاحب, بہت شکریہ. 10 سیکنڈ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, اگر آپ اسے کنکلوڈ کریں. جی ڈاکٹر صاحب, 2 فرنٹ آپ نے کھولے ہوئے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایک انڈیا کو تو پیغام ہماری طرف سے چلا گیا کہ پاکستان کی کیا کیپیبلٹیز ہیں, اور اس وقت انڈیا کے اندر بہت سارا پریشر ہے کہ جی یہ جو ٹریک 2 ہو رہے ہیں یہ کہیں واقعی حالات بہتر نہ ہو جائیں, اور انڈین گورنمنٹ انڈر پریشر آ رہی ہے کیونکہ یہ جو ٹریک 2 کی باتیں آنا شروع ہوئی ہیں, تو اٹ مینس کہ یہ میڈیا کو خبریں دی جا رہی ہیں کہ نارملائزیشن کرنا چاہیے, میڈیا کا موڈ چیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب کہ انڈیا انڈر پریشر ہے اس وقت. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. دانیہ ارسائی, تھینک یو ویری مچ, یو جوائنڈ اس فرام جارج ٹاؤن یونیورسٹی. ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحب, آپ ہمیشہ مہربان رہتی ہیں. تھینک یو ویری مچ, آپ اپنا وقت دیا اور قیمتی رائے سے آپ نے آگاہ کیا. جنرل صاحب, آپ کے بھی وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, کوئی کنکلوژن نہیں, صرف آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.